So in our last class, we have started with remedies for breach of contract. Remedies for breach of contract की अपन ने रेमेडीज देखना चालू किया कि सर रिसेंड कर दो, ठीक है, रिसेशन पहली रेमेडी हो गया। सेकंड हो गया कि सर डैमेजेस डिमांड कर लो। तो हमने डैमेजेस का मतलब समझा कि सर टू मेक गुड आवर लॉसेस, नॉट एग्जैक्टली पनिशिंग समबडी बट टू मेक गुड आवर लॉसेस। ठीक है, डैमेजेस के टाइप्स अपन ने देखने चालू किए थे। सबसे पहले अपन ने कर लिया था ऑर्डिनरी डैमेज, जो कि एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पैदा होता है। ऑर्डिनरी डैमेज होता है जो आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हो, यदि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया उसके कारण आपको जो डायरेक्ट नुकसान हो रहा है वो आप उससे वसूल सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था स्पेशल डैमेजेस। कि सर स्पेशल डैमेजेस वो हैं जो एज अ डायरेक्ट रिजल्ट वो डैमेजेस नहीं होते हैं, बट ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये होते हैं। ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो कि डायरेक्टली फोर्सिएबल नहीं होते कि यदि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ऐसा भी हो जाएगा। तो सर स्पेशल डैमेजेस का बेसिक रूल होता है, दीज आर नॉट बाय डिफॉल्ट रिकवरेबल, these are recoverable only if the other party has been made aware about such circumstances कि तूने यदि ये काम नहीं किया तो मुझे ऐसे ऐसे लॉसेस भी होंगे जो फिर मैं तेरे से रिकवर करूंगा। यदि आपने उनको अवेयर कराया है तो ही आप उनसे रिकवर कर सकते हैं स्पेशल डैमेजेस। यदि आपने उन्हें उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में इलाबोरेट नहीं किया है सामने वाली पार्टी को कि यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ये प्रॉब्लम्स और हो जाएंगी अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट ऑर्डिनरी डैमेजेस, तो सर आप फिर स्पेशल डैमेजेस नहीं वसूल सकते हैं यदि उनको अवेयर नहीं कराया गया तो। अब सर ये जो भी है ना स्पेशल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज की जो बात होती है, इसको एक्सप्लेन करने का या इसका जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आए ऑर्डिनरी डैमेज स्पेशल डैमेज पे, या इनके ऊपर कोई केस स्टडी आए, तो आपको एक केस मेंशन करना है, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इट्स अ लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केस कौन होता है, लैंडमार्क क्या होता है, जैसे आप लोग के घर के पास में कोई मान लो एक मॉल है, इनऑर्बिट मॉल है। इनऑर्बिट, तो आपको किसी अपने फ्रेंड को घर बताना होता है तो आप क्या बोलते हैं, देख मेरे घर के पास में एक लैंडमार्क है, ये रहा इनऑर्बिट मॉल। इनऑर्बिट मॉल से थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ पर फर्स्ट एक बस स्टैंड आएगा या लास्ट बस स्टैंड आएगा, ठीक है। उधर से तुमको गली में आना है, मतलब कुछ ऐसा तुम उसको लैंडमार्क क्या बताओगे, यहाँ आ जा, यहाँ से रास्ता बनता है। ठीक है, तो यानी कि जो केस रास्ता दिखाने का काम करता है लॉ के अंदर, हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज अ लैंडमार्क केस। ठीक है, तो हेडले वर्सेस बॉक्सेंडेल इज वन ऑफ द फ्यू लैंडमार्क केसेस दैट वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग आवर कोर्स। केस में क्या हुआ था, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं हेडले वर्सेस बॉक्सेंडेल केस। कौन पढ़ेगा भाई, दिया शेट्टी, नहीं देव, देव, देव तू पढ़। देव, आर यू देयर? यस 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 प्लीज बी अ बिट लाउडर देव, तेरी आवाज पूरी ऑडिबल नहीं है। सर अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। Hadley versus Baxender case. The crankshaft of P's flour mill had broken. He gives it to D, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery in the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages not only for the delay in the delivering the broken part, but also for loss of profits suffered by the mill for not having been worked. The count held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the of loss of profits because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result in loss of profits. देखो केस में क्या हुआ था,
कि एक आदमी फ्लोर मिल, आटे की चक्की चलाता था, ठीक है, तो बड़ी फ्लोर मिल थी। तो वो फ्लोर मिल में ऐसे ही वो गोल गोल घूमती रहती थी, और उसमें मतलब एक क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ होता था, मोटर से कनेक्टेड। मोटर यहाँ गोल गोल घूमती थी, और उस बेल्ट या क्रैंकशाफ्ट की सहायता से ये फिर गोल गोल घूमता था। कुछ ऐसा सिस्टम था। देखो, मान लो कुछ ये जो हैंडल होता है ना बीच में, या फिर जो बेल्ट होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, जिससे एक घूमता है उससे फिर दूसरा भी घूमने लग जाता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट जो है ये टूट गया। टूट गया तो इसको रिपेयर होने भेजना था भाई। रिपेयर करने के लिए जैसे कुरियर सर्विसेज होती है ना, वैसे कुरियर वाले के पास में भेजा। कुरियर वाले को बोला, भैया ये देख क्रैंकशाफ्ट टूट गया है, जरूरी है। कुरियर वाले ने बोला 2 दिन में मैं फाउंड्री में इसको सप्लाई कर दूंगा। फाउंड्री कौन सी जगह जहां पर उसे रीबिल्ड किया जाता है, बड़ी चीजों के लिए वर्कशॉप होती है, तो वो फाउंड्री में इसको मैं 2 दिन में सप्लाई कर दूंगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये 2 दिन में इसने सप्लाई नहीं किया। इसको क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यार ये है ना टूट गया है, इसको सही करने के लिए फाउंड्री में भेजना है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसने बोला 2 दिन में सप्लाई कर दूंगा मैं फाउंड्री में, लेकिन ये 2 दिन में सप्लाई नहीं कर पाया। तो इस कारण से आगे और कितना लेट हो गया, 5 डेज का डीले और हो गया। 5 डेज का डीले और हो गया, क्यों? क्योंकि कुरियर वाले ने 2 दिन में पहुंचाने की बजाय लेट किया। लेट पे लेट होने के कारण टोटल 5 डेज का डीले हो गया इसको सही होके वापस मिलने में। 5 डेज एक्स्ट्रा समय लग गया जितना कमिट किया गया था उससे। ठीक है। तो सर अब ये जो फ्लोर मिल वाले थे ये गुस्सा हो गए कि देखो तुम्हारी बेवकूफी से 5 दिन का हमको लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये हमारी फ्लोर मिल बंद पड़ी रह गई। डी, तुमने ये डीले कर दिया इसकी वजह से। ठीक है। तो सर क्या अब इससे 5 दिन का, 2 दिन से ज्यादा जो डीले हो रहा है उसके लिए तो लॉसेस जो भी हुए हैं वो अलग बात है। कैसे? कि सर मान लो जगह किराए की है या जहां पर फ्लोर में लग रही है, क्या वो उसका लॉस नहीं हो रहा है? हाँ सर। 5 मतलब 2 दिन या 3 दिन तक जितने भी दिन उसने ज्यादा लिए हैं उतने दिन वहां पर जो सैलरीड एम्प्लॉयज है उनकी फोकट की सैलरी भरनी पड़ रही है, बैठे बैठे उनको सैलरी देनी पड़ रही है, मजदूरों को वेजेस देनी पड़ रही है। तो सर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस तो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि आप उसने 2 दिन का कमिट करके जितने 5 दिन का एडिशनल डिले कर दिया। तो सर इन 5 दिन जो तुमने डिले किया उसके कारण डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? सर मेरा किराया इतना फालतू चला गया इतने दिनों का, मेरे को इतने दिनों की फालतू वेजेस देनी पड़ गई लेबर को। ये सब तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, तुमने उस क्रैंकशाफ्ट को पहुंचाने में डिले किया इसके लिए। लेकिन इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि सर देखो मिल इतने दिन बंद पड़ी रही फ्लोर मिल इतने दिन बंद पड़ी रही, ठीक है, तो हम 5 दिन चला नहीं पाए तो हमारे को 5 दिन का लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है। अभी इसको क्या पता कि है ना, ये इसके एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि है ना बिल्कुल ही बंद पड़ी रह जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है। क्योंकि इसको क्या पता कि ये जो ओनली क्रैंकशाफ्ट है ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। ओनली क्रैंकशाफ्ट जो फ्लोर मिल के पास में वो अकेला है। अकेला है तो वो उसे चेंज नहीं मतलब उसको तो यही लगा पीछे से चलती रह सकती है। ठीक है। तो सर आप जो डायरेक्ट डायरेक्ट डीले के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो वसूल सकते हो उससे, बिकॉज वो ऑर्डिनरी डैमेज है, तूने लेट सप्लाई किया इसके लिए। लेकिन सर स्पेशल डैमेज क्या है कि हम तो तेरे से 5 दिन का लॉस ऑफ प्रॉफिट भी लेंगे। क्यों? सर आपने मेरे को बताया था कि ये ओनली क्रैंकशाफ्ट है आपके यहाँ पर। नहीं सर। तो देखो ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए आपको कि सर लॉसेस वेजेस जो है, किराया लग रहा है, ठीक है। तो सीरियसली नहीं समझने वाली बात क्या है, सर उसको सपना नहीं आ रहा था कि आपके पास में कोई दूसरा क्रैंकशाफ्ट अवेलेबल है या नहीं है। उसने तो बस ये कहा कि देना है। आपने उसको बताया होता, यदि यदि आपने कुरियर वाले को बताया होता कि है ना देख भाई ये केवल अकेला क्रैंकशाफ्ट है, 2 दिन में पहुंचाना है रिपेयर के लिए, मतलब पहुंचाना है, 2 दिन से लेट किया तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, यदि बता दिया होता तो वो स्पेशल डैमेज वसूल सकते थे, लॉस ऑफ प्रॉफिट वसूल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है कि सर उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस उसको यही बताया ये टूटा हुआ क्रैंकशाफ्ट वहां पर वर्कशॉप में पहुंचाना है और वापस सही करवा के लाना है। उसने पहुंचाने में ही डिले कर दिया। तो सर उसको आगे पीछे क्या है, दूसरा क्रैंकशाफ्ट अवेलेबल है या नहीं ये ध्यान नहीं था।
तो सर ये स्पेशल डैमेज जैसे उससे नहीं वसूला जा सकता है, नहीं वसूला जा सकता है। तो जहां पर भी कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, खासकर स्पेशल डैमेज समझाने की बात आए, वहां पर आपको बिना सोचे समझे हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस का नाम मेंशन करना है। ये नाम मेंशन नहीं किया तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस क्या है और कहां पर मेंशन करना है? जहां पर ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस का कोई रेफरेंस आए वहां पर मेंशन करने में, खासकर स्पेशल डैमेज का। बोलो रे, बात समझ में आई एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। रिया तेरे को समझ में आया? लेट आई है, टेस्ट लिख रही थी। हाँ सर। हाँ, ये केस लॉ ईशा, जो जिन्होंने भी लेट किया, ईशा रिया जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया, उनको समझ आया? ठीक है, चलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हमने ऑर्डिनरी डैमेज कर लिया, हमने स्पेशल डैमेज कर लिया। ठीक है, एक स्पेशल डैमेज जब मैंने आपको समझाया था तो हमको ये वाला एग्जाम्पल पढ़ना रह गया था, तो ये भी पढ़ लेते हैं, आइए देव। A builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January in order that B may give possession of it at the time to C, to whom B has let it. A is informed of the contract between B and C. A builds the house so badly that before the 1st of January it falls down and has to rebuild by B, who in consequences loses the rent which he was to have received from C, and is obliged to make compensation to C for the breach of his contract. A must make compensation to B for the cost of rebuilding the house, for the rent lost, and for the compensation made to C. देखो, ए एक बिल्डर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ए एक बिल्डर है, उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा और फिनिश करूंगा बाय 1st of January। ठीक है, इन ऑर्डर दैट, मतलब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए बिल्डर है, बी घर बनवाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से कि है ना, 1 जनवरी तक मैं आपको बना के दूंगा, इन ऑर्डर दैट बी में गिव पोसेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी, ताकि बी उस घर का पोसेशन सी को दे सके। यानी कि ए को, इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए कि जो घर बनवाने वाला है उसने बाकायदा बताया हुआ है कि मुझे 1 जनवरी तक इसलिए चाहिए ताकि मैं उस घर का पोसेशन सी को दे सकूं। ठीक है, टू होम बी हैज कॉन्ट्रैक्ट टू लेट इट, मतलब किराए पे देने के लिए बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। कौन कौन से 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए? पहला तो हो गया ए और बी के बीच में, जहां पर ए बिल्डर है, वो बी के लिए घर बना के देगा। कब तक बना के देगा? 1st of January तक बना के देगा। क्यों बना के देगा 1 जनवरी तक? क्योंकि बी ने उसको बताया हुआ है कि मैंने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है सी के साथ में, जहां पर 1 जनवरी को मुझे इसको ये घर किराए पे बना के देना है, किराए पे देना है, मेरा उससे बात हो गई है। तो बी ने सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ए को पहले से ही बता दिया है। ठीक है, अब ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। देखो यहां पर लिख भी दिया, बी और सी वाले कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ए को बता दिया गया है जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ए बिल्ड्स द हाउस सो बैडली, इतने गंदे तरीके से बनाता है, बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन, 1 जनवरी के पहले वो बड़बड़ा के गिर जाता है घर बनाया हुआ, एंड हैज टू रीबिल्ट बाय बी। ठीक है, यानी कि यहाँ ऐसा घर बनाया कि वो घर ही सीधा जमीन पे गिर गया, और ऐसा गिरा कि बी को वापस बनाना पड़ा। यानी कि बी को एक कॉस्ट लग रही है। क्या कॉस्ट लग रही है? कि सर बी को पहली कॉस्ट तो लग रही है कि सर उसको हाउस को रीबिल्ड कराना पड़ा। ठीक है, हाउस को रीबिल्ड कराना पड़ा। बी को दूसरी कॉस्ट क्या लग रही है? इन कॉन्सिक्वेंस loses the rent which he was to have received from C and is obliged to make compensation to C for the breach of his contract। ठीक है, दूसरी कॉस्ट कि सर रेंट जो था वो भी छूट गया, और तीसरा सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जब घर ही नहीं बना था तो देता क्या? तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ गया। यानी कि बी को सी को ब्रीच के लिए कुछ कंपनसेशन भी पे करना पड़ गया। यानी 3 तरीके की कॉस्ट बी को बेयरविथ करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि ए के द्वारा बनाया गया घर
बड़बड़ा के गिर गया। अब सर सवाल ये है, आप दिमाग लगाओ, इसमें ऑर्डिनरी एम आई ऑडिबल? मेरे बीच में नेट कनेक्टिविटी छूट गई थी, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो सवाल ये है बेटा कि अपने इसमें कौन सा ऑर्डिनरी डैमेज होगा और कौन से स्पेशल डैमेज होंगे और क्या स्पेशल डैमेज रिकवरेबल होंगे। तो सर आंसर ये है कि सर घर जो बनाया ना वो इतना गंदा बनाया कि वापस उस घर को बनाना पड़ गया, ये तो हो गया ऑर्डिनरी डैमेज, बिकॉज इट इज रिजल्टिंग एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, इट इज रिजल्टिंग एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो पहला वाला तो हो गया ऑर्डिनरी डैमेज, जो तो डायरेक्टली वसूला जा सकता है हाउस को रिबिल्ड करने की कॉस्ट। सर दूसरा वाला जो उसको रेंट का लॉस हो रहा था और उससे सी को कंपनसेशन देना पड़ गया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट के रिजल्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है सेकेंड वाले कॉन्ट्रैक्ट के रिजल्ट है। बट चूंकि सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ए को पहले ही बता दिया गया था, तो इससे ये एज अ स्पेशल डैमेज रिकवरेबल होंगे ये दो अमाउंट जो हैं। तो इस तरीके से टोटल ऑर्डिनरी डैमेज पहला वाला और स्पेशल डैमेज दूसरा और तीसरा वाला, ये सब रिकवरेबल होंगे, टोटल रिकवरेबल होगा। ठीक है, आंसर ये होगा। सो ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, फॉर द रेंट लॉस्ट एंड फॉर द कंपनसेशन मेड टू सी। जो नहीं बताया होता तो ये सेकंड और थर्ड स्पेशल डैमेज रिकवरेबल नहीं होते। ठीक है, चलिए सिंपल सी थ्योरी है। लेट्स कम टू अनदर टाइप्स ऑफ डैमेजेस, काइंड्स ऑफ डैमेजेस में हमने, अच्छा ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, ध्यान करना। ठीक है, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, ठीक है कर लिया। तीसरा अपन करते हैं एग्जेम्पलरी, या जिसको प्यूनिटिव या जिसको विंडिक्टिव डैमेजेस भी बोला जाता है। तीनों का एक ही मतलब होता है, एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज। समझना, नाम में ही आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, प्यूनिटिव का मतलब होता है किसी को पनिश करने के लिए लगाए जाने वाले डैमेज। एग्जेम्पलरी डैमेज का मतलब होता है एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आगे से कोई किसी के साथ में ऐसा नहीं करे, एग्जाम्पल सेट करने के लिए भारी भरकम डैमेज लगा देना। थ्री इडियट्स पिक्चर देखी है आप लोगों ने? अभी सबने देखी है? शिरीन तूने देखी है? तो उसमें एक वो डॉक्टर वीरू सहस्त्र बुद्धि होते हैं ना, वायरस, वो क्या बोलते हैं, इस बार का पेपर मैं सेट करूंगा, एग्जाम्पल सेट करूंगा ताकि कोई भी वापस ऐसा नहीं करे। मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो सही इंटेंशन से काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत हार्ड पेपर बनाना चाह रहा है ताकि कुछ बच्चे फेल हो जाए तो आगे से कोई ऐसा नहीं करे। तो एग्जेम्पलरी डैमेज जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या फिर प्यूनिटिव डैमेज जो किसी को पनिश करने के लिए, या विंडिक्टिव डैमेज, तीनों का एक ही मतलब है। सर ये अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि डैमेज किस लिए वसूले जाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, कि सर डैमेज वसूलने की आत्मा किस में होती है, टू मेक गुड आर लॉसेस, टू मेक गुड आर लॉसेस, बट नॉट टू पनिश समबडी, नॉट टू पनिश समबडी। पनिशमेंट देने के लिए हम कभी भी डैमेज नहीं वसूलते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और यदि तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो तू मुझे 1 करोड़ रुपए देगा ना। ये एग्जाम्पल सेट करने वाले या किसी को पनिश करने वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसे लग रहे हैं, एग्रीमेंट जैसे लग रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। तो डैमेजेस आर जस्ट to make good the losses but not to punish somebody or not to set an example. So basically exemplary damages or punitive damages or vindictive damages cannot be recovered. ठीक है, दो जगहों पर ये रिकवर किए जा सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं, दो जगहों पर रिकवर किए जा सकते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले ये तो पढ़ लें, एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज पढ़ भाई।
exemplary or punitive or vindictive damages. Damages for breach of contract are given to compensate for loss suffered and not to punish the wrongdoer. Hence, punitive vindictive damages have no place in law of contract because they are of punishment in nature, but these damages are awarded in the following two cases. ठीक है, तो ये इतना तो समझ लिया कि सर एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज। तो किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिकली आपको ऐसी सिचुएशन दे देना जहां पर एग्जाम्पल सेट करने जैसे या किसी को पनिश करने की नियत से आपने कोई डैमेजेस इंपोज कर दिए, सर वो रिकवरेबल नहीं होंगे। आपको ये ध्यान आना चाहिए, एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, बट exceptions, these exemplary, vindictive or punitive damages can be awarded in these two cases. Number one, for breach of promise to marry. Dev pad bhai. For breach of promise to marry. In this case, exemplary damages may be awarded to other party, taking into consideration the injury causes to his or her feelings or reputation. ठीक है सर, मान लो देव ने किसी के साथ शादी करने का वादा करके और अपना वादा तोड़ दिया, ठीक है, तो ये गर्ल जो है इसके ऊपर एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस लगा सकती है। मुझे 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, डैमेज चाहिए, तुमने मेरी वो क्या कहते हैं रेपुटेशन खराब की है, गुडविल खराब करी। मतलब एग्जेम्पलरी डैमेजेस can be awarded in case when a person has breached his promise of marrying somebody, वहां पर अलाउ किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी जगह अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ गई। हाँ देव क्या हुआ सर? मतलब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में अगर उसने शादी करने का वादा करके जब नहीं किया तो उसके ऊपर जो उसका रेपुटेशन का जो इफेक्ट पड़ा, उस पर जो कॉस्ट लगेगा वो है ना ये एग्जेम्पलरी। हाँ, फीलिंग, तुमने मेरे को मानसिक संताप दिया, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब करी, तुमने मेरे को मेंटल प्रॉब्लम दी, कुछ भी बोल लो, ये वहां पर एग्जेम्पलरी डैमेज अलाउ किए गए। ये उसका एक्सेप्शन है ना? एक्सेप्शन है, यहाँ पर एग्जेम्पलरी डैमेज ले सकते हो, अदरवाइज एग्जेम्पलरी डैमेज वसूलना मना किया गया है। सिर्फ ये दो केसेस ऐसे है? हाँ, यही दो पोजीशंस ऐसी हैं, यही दो एक्सेप्शंस हैं जहां पर एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस अलाउ किए गए, अदरवाइज नहीं किए गए, ठीक है। और कोई केस को अपन नहीं जस्टिफाई कर सकते ना एज एन एग्जेम्पलरी? नहीं, ठीक है। सेकंड इज अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक। इसके ऊपर unjustified dishonor of check, the amount of damage recoverable for wrongful dishonor of check depends upon the loss of credit and reputation suffered. Damages shall be calculated on the basis of lower the amount of check, greater will be the damage. आओ समझते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इस पे पता नहीं क्यों आज दिन तक क्वेश्चन नहीं आया, मैं होता तो जरूर डालता। चलिए, पर अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक, देखो दो बंदे हैं, एक तो है देव और दूसरा है पुलकित। पुलकित कहाँ पर है? हाँ सर, यहाँ ही। खाना तो नहीं खा रहा है? हाँ सर, डिनर कर रहा हूँ। डिनर कर रहा हूँ, ठीक है। सर देव जो है वो मान लो एक छोटा सा आदमी है, तनख्वाह है 20 या 30,000 रुपीज महीने की तनख्वाह है और बहुत नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, ठीक है। पुलकित जो है वो मल्टी मिलियनेयर है, ठीक है। कि सर एग्जाम्पल में भी आप तो देव सोच रहे हैं ऐसी तैसी करते रहते हो मेरी, ठीक है, असल जिंदगी में तो होती है, एग्जाम्पल में भी कर देते हो, ठीक है। तो पुलकित इज अ मल्टी मिलियनेयर। मान लो इसके सेविंग अकाउंट में हर समय 50 करोड़ रुपए पड़े रहते हैं सेविंग अकाउंट में। हाँ, इतना धन्ना सेठ है कि उसकी एफडीपी कराने में इसको टाइम बर्बादी लगती है। अब क्या हुआ, दोनों ने सुनना, दोनों ने चेक काटा एक दिन। इसने चेक काटा 1,000 रुपए का, इसने भी चेक काटा 1,000 रुपए का, ठीक है। बैंकर की गलती से इसका चेक भी बाउंस हो गया, इसका चेक भी बाउंस हो गया। खाते में दोनों के पैसे हैं, इसके भी 1,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, इसलिए चेक बाउंस नहीं होना चाहिए था। इसके भी 1,000, ये तो 50 करोड़ रुपए रखने वाला है, इसका तो 1,000 रुपए है ही है, ठीक है। दोनों ने 1,000 रुपए का चेक काटा, बैंकर की गलती से बैंकर ने गलत अमाउंट देख लिया। तो सेम सिचुएशन में दोनों में पैरेलल दो एग्जांपल इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि तुमको फर्क समझ में आए,
ठीक है, मुझे ये बताओ कि किसकी ज्यादा गुडविल खराब होएगी 1,000 रुपए का चेक बाउंस होने पे? देव की ज्यादा गुडविल खराब होएगी या पुलकित की ज्यादा गुडविल खराब होएगी कि इनके खाते में तो 1,000 रुपए ही नहीं है, फालतू के धन्ना सेठ बन के घूम रहे हैं? ठीक है, किसकी ज्यादा गुडविल खराब होएगी? कि सर जिसकी ज्यादा गुडविल है उसकी ज्यादा गुडविल खराब होएगी। कि ज्यादा गुडविल किसकी है? कि सर पुलकित की है। यानी मार्केट में क्या खबर फैल जाएगी, अरे इनके तो 1,000 रुपए के चेक बाउंस होने लग गए। ठीक है, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ गुडविल इतनी सिचुएशन के हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर बहुत फर्क पड़ जाएगा, मार्केट में बदनाम हो जाएंगे। 1,000 रुपए के चेक बाउंस हो रहे हैं, भाई किस किस का पैसा है इनके पास में, ले लो अपना अपना पैसा। ठीक है, तो सर यहाँ ये सेकंड ऐसा केस है जहां पर ये पार्टी बैंकर से एग्जेम्पलरी डैमेज डिमांड कर सकती है। एग्जेम्पलरी डैमेज, टू सेट एन एग्जाम्पल, साले तुमने मेरे 1,000 रुपए का चेक बाउंस कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे साइन सही थे, चेक बिल्कुल सही था, ठीक है, अमाउंट सही से भरा हुआ था, कोई काटा छाटिंग नहीं थी चेक में, तुमने मेरा चेक बाउंस गलत अमाउंट देख के कर दिया, तो आई विल सेट एन एग्जाम्पल टू यू। तुमने मेरी गुडविल इतनी खराब कर दी है। यदि कोई गुडविल ऐसी खराब हो नहीं रही है तो एग्जेम्पलरी डैमेज अलाउ नहीं होंगे। इस फर्स्ट केस में एग्जेम्पलरी डैमेज अलाउ नहीं होंगे, सेकंड केस में होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जितना छोटे अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है उतना बड़ा एग्जेम्पलरी डैमेज मांगा जा सकता है। मान लो यही एग्जाम्पल मैं 50 रुपए के चेक के लिए कर रहा हूं, समझना। तो सर 50 रुपए का चेक बाउंसर बैंकर ने बाउंस करा दिया, ठीक है, क्यों? ये देख के कि है ना खाते में पैसे नहीं है। अरे व्हाट इज दिस? ठीक है, कोई मजाक मजाक थोड़ी चल रहा है। तो जितना छोटे अमाउंट का चेक बाउंस होगा ना उतनी बड़ी रेपुटेशन को धक्का लगेगा। तो ये देखो लास्ट लाइन कि सर लोअर द अमाउंट ऑफ चेक ग्रेटर विल बी द डैमेजेस, ठीक है, विच कैन बी डिमांडेड। ठीक है, उतना ही ज्यादा उसको नुकसान हो रहा है उसकी गुडविल को। तो सर अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक इज द सेकंड सिचुएशन in which punitive or exemplary damages can be demanded. Otherwise, basic rule, thumb rule is that exemplary or punitive or vindictive damages cannot be demanded. क्या सब लोगों को, देव को छोड़ के सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? इजी है। ठीक है, देव बोल क्या हुआ? ये अनजस्टिफाइड डिसऑनर चेक में अभी इसने बोला कि द लोअर द अमाउंट ग्रेटर विद द डैमेजेस, तो इसमें ये होना जरूरी है कि उसके अकाउंट में ही रियली रिच, मतलब एक्सपेंस, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देख, मैंने दो पैरेलल एग्जांपल लिए। एक में जो आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा था उसकी गुडविल को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा, 1,000 रुपए का चेक बाउंस भी हो गया बैंकर की गलती से, ठीक है। दूसरा कि सर सेठ जी के फर्क पड़ जाएगा, 1,000 रुपए का चेक बाउंस होने का, मार्केट में न्यूज फैल गई तो। अब फर्क समझ में आया? हाँ। मंशा क्या हुआ? सर आपने इसमें बोला कि देव के सिचुएशन में उसे एग्जेम्पलरी डैमेज नहीं मिलेगा, बट देव की गलती थोड़ी ना है, लाइक वो बैंक की गलती है ना, उसके वजह से मैं वो ये पर्सन की कनेक्ट वजह करने से की बाउंस कोशिश, हुआ। बैंक की गलती मैं वही तो दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें भी बैंकर की गलती, इसमें भी बैंकर की गलती, लेकिन सर एक जगह गुडविल का नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। समझी बात को? तो जिधर हो रहा है, जितना छोटा अमाउंट उतना उतनी ज्यादा उसकी गुडविल नुकसान में आ रही है कि इनके तो इतने माइनर माइनर अमाउंट में चेक बाउंस हो रहे हैं। इसलिए वहां पर जहां पर सही में गुडविल का नुकसान हो रहा है ना, गुडविल मतलब जहां सही में नुकसान हो रहा है उनके नाम का, वहां पर ये एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस फॉर अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक डिमांड किए जा सकते हैं। पॉइंट ही यही है मंशा। सर आपको नहीं लगता है उल्टा होना चाहिए था? वो तो ऑलरेडी बिलियनर है, उसको क्यों चाहिए पैसा? और अब देख, मान ले तू बिलियनर है, ठीक है, तूने सीए के बाद में पता नहीं क्या गुल खिलाया कि तू बिलियनर बन गई, ठीक है, और तूने मार्केट में चेक किसी को इशू कर दिया, कोई कोई पेमेंट के पेटे, मान ले 100 रुपीज का चेक, तू कहती है मैं तो सारा ट्रांजैक्शन चेक से ही करती हूँ भाई, बुक्स में ही करती हूँ, आई डोंट यूज यूपीआई, आई डोंट यूज अनदर मेथड, आई डोंट यूज कैश, मैं तो चेक से ही करती हूँ ताकि कंट्रोल मेरे पास में रहे। ठीक है, तूने 50 रुपए का चेक किसी को इशू किया और चेक बिल्कुल सही था, तेरे खाते में भी पैसे थे, लेकिन तूने करोड़ों रुपए की मालकिन होने के बावजूद भी तेरा 50 रुपए का चेक बैंकर की बेवकूफी से बाउंस हुआ,
तो मार्केट में क्या न्यूज फैल जाएगी कि यार इनके तो शायद प्रॉब्लम हो गई है, इनके तो 50-50 रुपए के चेक बाउंस होने लग गए हैं, मतलब अंदरूनी स्थिति खराब है। ये न्यूज आग की तरह फैलती है एकदम मार्केट में। तो तेरी गुडविल को या तेरी रेपुटेशन को धक्का लगेगा बहुत जोर का, या नहीं कि 50 रुपए का चेक बाउंस हो गया इनके, तो लगेगा या नहीं लगेगा बता। हाँ सर, लगेगा। ठीक है, बट यही चीज देव के साथ में नहीं होगी, क्योंकि मतलब देव मतलब जिसकी कोई मार्केट में ऐसी सैलरीड आदमी है जिसकी कोई रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस जाता है अपना काम करता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा जितना तेरा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, तू विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस या प्यूनिटिव डैमेजेस वसूल सकती है बैंकर से, उधर कोई सीन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा कोई सीन नहीं रहेगा। तेरे केस में जितने छोटे अमाउंट का चेक उसने बाउंस कर दिया बैंकर ने अपनी बेवकूफी से, अपनी गलती से, उतना ज्यादा तेरी इमेज को या रेपुटेशन को या गुडविल को नुकसान होगा, उतना ज्यादा तू प्यूनिटिव डैमेजेस डिमांड कर सकती है। ठीक है, ये हो गई बात। शिरीन जॉन क्या हुआ, बोल। सर देव को कोई ऑर्डिनरी डैमेज या कुछ नहीं मिलेगा अगर जिसको वो पैसा पे करा था उससे पेनल्टी देव या कुछ चार्ज इतना ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल सेट करने को नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा नहीं है, बात समझी। यही तो पॉइंट है, एक ही पॉइंट बार बार क्या पूछ रहे हो रे सब जने। फर्क ही बता दिए, एक नॉर्मल आदमी, एक मल्टी मिलियनियर का चेक, इसीलिए तो समझाया था। ठीक है, तो वहां पर ही माइट डिमांड, बट उसका अमाउंट कोई इतना ज्यादा डैमेज का होगा नहीं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है। बट यहां पर तो पूरा मामला ही खराब हो गया ना, बात समझी। ठीक है देव, वापस कोई डाउट है क्या? सेम क्वेश्चन है जो शिरीन को है बस। हाँ, शिरीन को जो क्वेश्चन आया था वो सेम क्वेश्चन। क्या हुआ तुम लोग को, क्या है, इजीली बातें डाइजेस्ट नहीं होती हैं? तुमको ऐसा लगता है ऐसा देव को भी तो मिलना चाहिए था ना। ठीक है, ये इन डेप्थ स्टडी का कमाल है, ये बुक्स में ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा नहीं तुमको। मिल भी जाएगा तो भी तुम्हारा मन किससे लग जाएगा, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। तुमको लगता है देव के साथ अन्याय हो रहा हो, उसको भी तो मिलना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है। तुमने मतलब लॉजिकली मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों। चलिए, इन दो जगहों पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। तो तीन तरीके के डैमेजेस पढ़ लिए अपन ने, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, केस का नाम हेडली वर्सेस बॉक्सेंडेल, लिख लो दीवार पे कहीं ना कहीं, केसेस के नाम जहां पढ़ते हो ना वहां एक नोट पेपर चिपका लो, उस पे लिख लो कि ये केस वन लाइन में स्पेशल एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस के ऊपर ये केस है, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज याद आ जाएगा। ये सब ऐसा अपनी एक छोटी सी एक पेपर बना के रखा करो। ठीक है, तो निकलते करते क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा, अच्छा हाँ हाँ सर ने ये केस पढ़ाया था, कार्बोनिक स्मोकबॉल कंपनी वर्सेस, चल भी रहे उस जगह से भी निकल रहे होगे, रिवीजन हो जाएगा, मतलब एक केस के नाम पे नजर पड़ जाएगी, कार्बोनिक केस ये है, बाल्फो वर्सेस बाल्फोर केस ये है, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस ये है। ठीक है, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस ये है, गौरी दत्त वाला केस जो है ना, वो वाला केस ये है। तो आपको टक 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 ऐसे उनको अपने जो 5 एक्ट्स हैं उनमें खांचे बना लो, डिवाइड कर लो कि ये केसेस हैं। ठीक है, राज्य लक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ केस ये है। ठीक है, तो ये चीजें भी पास होना है और तो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, फोर्थ, नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज नाम मात्र, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का डैमेज। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या बोला था, डैमेजेस क्यों वसूले जाते हैं कि सर सामने वाले की ब्रीच के कारण हमको जो लॉस हुआ है, सामने वाले की ब्रीच के कारण हमको जो लॉस हुआ है, टू मेक गुड दैट लॉस हम लोग डैमेजेस कवर करते हैं, यही पढ़ा है अपन ने। ठीक है, अब कई बार क्या सिचुएशन होती है कि मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। ठीक है, मिस्टर वाई ने मार्केट से वो चीज खरीद ली जो मिस्टर एक्स ने देने की बात करी थी। ठीक है, मार्केट से खरीदने पे उनको कोई विशेष नुकसान न हुआ। ठीक है, बट वो कोर्ट में ये प्रूव करके एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि मिस्टर एक्स ने मेरे साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, बस उनको ये प्रूव करना है। तो उन्होंने क्या किया,
₹1 का डैमेज मांगा, 1 रुपीज, उन्होंने ₹1 का डैमेज मांगा। अब यार कोई ₹1 के लिए कोर्ट में जाएगा क्या? वकील की फीस, कोर्ट की फीस सब लग जाएगी। मांगा कितने रुपए का डैमेज? ₹1 का नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल डैमेज मांगा, नाम मात्र का डैमेज मांगा। यहां पर डैमेज डिमांड करने का रीजन ये नहीं है टू मेक गुड आवर लॉसेस। यहां पर यदि कोर्ट ने तुम्हारे फेवर में ₹1 का डिसीजन दे दिया, यहां पर कोर्ट ने मिस्टर वाई के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो क्या उससे ये फैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है? ये कोर्ट्स में डिसीजन में आ जाएगा कि हाँ एक्स इज द ब्रीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। वाई को बस ये पूरी दुनिया में ये एस्टेब्लिश करवाना है कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, बस वो इसीलिए ₹1 के नाम मात्र के डैमेज के लिए केस ठोक दिया। प्रूव हो जाएगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और ये बुक्स में आ जाएगा, पूरी दुनिया में आ जाएगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। बात समझ में आई? नॉमिनल डैमेज क्या होता है? नॉट फॉर रिकवरिंग द लॉसेस बट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट अदर पार्टी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट।